खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में लगा युवा विधायकों का जमावड़ा। 3 अलग अलग राज्यों के युवा विधायकों का सम्मेलन। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 63 विधायक शामिल। आदिवासी नृत्य के साथ विधायकों का स्वागत किया गया। विधानसभा में आदिवासी संस्कृति की झलक। विधानसभा में विधायकों का पहुंचना हुआ शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। विधानसभा में आज और कल चलेगा सम्मेलन। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर होगा मंथन। विकसित भारत 2047 विषय पर होगी चर्चा। 2 दिन में कुल 5 सत्र आयोजित होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा में आदिवासी संस्कृति की झलक, बेहद खूबसूरत ये संस्कृति की झलक देखने को मिली। विधानसभा में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और देखिए आने वाले समय में एक बदलती राजनीति की तस्वीर, जहां पर युवा मोर्चा जो है वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आदिवासी नृत्य के साथ विधायकों का स्वागत एक अलग प्लानिंग के साथ जमीनी स्तर पर यहां पर ये उतरेंगे, जहां विधानसभा में आदिवासी संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखने को मिली है। विधानसभा में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हलचल तेज होती हुई, लेकिन मंथन से पहले देखिए खूबसूरत तस्वीरें। ये विकसित भारत 2047 इसमें दिखता हुआ 2 दिनों में कुल 5 सत्र आयोजित किए गए हैं। पहले दिन 3 सत्र और दूसरे दिन जो हैं 2 सत्र होंगे। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका अहम रहेगी और विकसित भारत 2047 की झलक इस सम्मेलन में साफ देखने को मिल रही है। 2 दिनों में कुल 5 सत्र होंगे आयोजित और पहले जो है 3 सत्र, पहले दिन यानी कि आज 3 सत्र होंगे, जबकि कल दूसरे दिन यहां पर 2 ही सत्र होंगे। मध्य प्रदेश से 18 युवा विधायक सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से 15 युवा विधायक शामिल होंगे और राजस्थान से 22 युवा विधायक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से 18 युवा विधायक, तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि कितने विधायक जो हैं वो शामिल होंगे इस सम्मेलन में। प्रदेश की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो आदिवासी नृत्य है, उसके तहत यहाँ पर जितने भी गणमान्य और सम्मानीय लोग पहुँचेंगे, विधायक पहुँचेंगे, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाएगा। और जो आप जिक्र कर रही थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाई भाई हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं, तो ये तमाम विधायकों को यहाँ पर जो यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका आप जिक्र कर रही थी, जैसे ये छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक हैं, खुशवंत साहेब, बालेश्वर साहू, देवेंद्र यादव, दीपेश साहू, ओंकार साहू, ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, ये तमाम विधायकों की बात की जाए, जैसे खुशवंत साहिब की बात की जाए जो अभी कुछ समय पहले ही मंत्री बने, ओपी चौधरी पहली बार के ही विधायक हैं, उनको वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये युवा विधायक भी हैं और इसके साथ साथ इनको अपने क्षेत्र में यानी अपने सूबे के अंदर बड़ी जिम्मेदारी भी मिली हुई है। आप ये राजस्थान के तमाम विधायकों की तस्वीरें देख रहे हैं। अभिनव पुनिया की बात की जाए, ये तमाम वो विधायक हैं। अमित चाचड़ा की बात करें, एक खूबसूरत तस्वीर और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सिर्फ सत्ताधारी दल के नहीं, इसके अंदर विपक्ष के भी विधायक, जो युवा विधायक है 45 साल से कम उम्र के विधायक हैं, उनको भी बुलाया गया है और वो सभी के सभी यहाँ पर अगले 2 दिन तक के मंथन और किया जाएगा। लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर, विधानसभा के अंदर ये तमाम विधायक आप देखेंगे। प्रदेश की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो आदिवासी नृत्य है, उसके तहत यहाँ पर जितने भी गणमान्य और सम्मानीय लोग पहुँचेंगे, विधायक पहुँचेंगे, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाएगा। और जो आप जिक्र कर रही थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाई भाई हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं, तो ये तमाम विधायकों को यहाँ पर जो यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका आप जिक्र कर रही थी, जैसे ये छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक हैं। अभिनंदन और वंदन। आज का यह अवसर केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, यह लोकतंत्र की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, दृष्टिकोणों का विस्तार होता है और भविष्य की दिशा तय होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा जो वर्षों से नवाचारों की प्रयोगशाला के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है, आज एक और ऐतिहासिक पहल की साक्षी बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूरदर्शी और अनुभवी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रगतिशील नेतृत्व में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 6 के तत्वाधान में आयोजित यह युवा विधायक सम्मेलन न केवल एक संवाद का अवसर है, बल्कि यह भविष्य के भारत की
रूपरेखा गढ़ने का सशक्त प्रयास भी है। यह विशेष गर्व का विषय है कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष तक की आयु के युवा विधायक भाग ले रहे हैं। वे युवा जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प साकार करने की जिम्मेदारी है। वर्ष 2047 जब भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस विकसित भारत के निर्माण में आज के ये युवा विधायक नीति निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। आइए अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता प्रकट करें। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सहभागी बने। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 63 विधायक शामिल और सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ। युवा विधायकों का ये सम्मेलन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पढ़ेंगे संसदीय परंपराओं का पाठ। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 63 युवा विधायक इसमें शामिल। एक बदलती तस्वीर, 2047 विकसित भारत के संकल्प की झलक इस सम्मेलन में, जहां पर 3 राज्यों के विधायक, युवा विधायक जो हैं शामिल इस सम्मेलन में होते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। भोपाल से सीएम मोहन यादव और युवा विधायकों का सम्मेलन, राष्ट्रगान यहां पर सम्मेलन की शुरुआत से पहले और मध्य प्रदेश से 18 युवा विधायक जो हैं वो शामिल हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ से 15 युवा विधायक, राजस्थान से 22 युवा विधायक। भोपाल में युवा विधायकों का ये सम्मेलन छत्तीसगढ़ से 15 युवा विधायक, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवा विधायकों का सम्मेलन, जहां इसकी शुरुआत राष्ट्रगान के साथ, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। युवा विधायकों के सम्मेलन की ये तस्वीरें। तो 3 राज्यों के विधायक लोकतंत्र पर मंथन करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें, जहां पर युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होते हुए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायक इस वक्त मौजूद हैं। ये सम्मेलन लोकतंत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम से पहले तैयारियों का, जिन्हें हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव महोदय से कि वो अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने का आग्रह करता हूं। जोरदार तालियों से हम हमारे इस सम्मान कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम कॉमनवेल्थ
पार्लियामेंट्री रीजन 6 का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सम्मान के अगले क्रम में राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी राजस्थान से पधारे हैं। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। सम्मान के क्रम में अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का सम्मान प्रमुख सचिव महोदय करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का सम्मान प्रमुख सचिव महोदय करेंगे। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी। मैं आग्रह करता हूं प्रमुख सचिव महोदय से कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंघार जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इस पूरे स्वागत कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आदेश प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो हमारे प्रधान सचिव यहाँ पे प्रमुख सचिव उपस्थित हैं, माननीय मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के हमारे प्रमुख सचिव महोदय और राजस्थान के विधानसभा के प्रमुख सचिव महोदय का भी सम्मान हम यहाँ पे करेंगे। सम्मान के क्रम में हमारे दोनों प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री, जनप्रतिनिधि जी को जिनका राजनीतिक जीवन संगठन, प्रशासन और जनसेवा का एक सशक्त उदाहरण रहा है, जिनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता सदैव मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रही है। मैं विनम्रता पूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें और इस आयोजन की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद संचालक महोदय, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। इस गरिमामय समारोह के जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और ज़्यादा बढ़ी है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इस विधानसभा के अध्यक्ष और बहुत अनुभवी विधानसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, दोनों सदनों में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके आज मध्य प्रदेश की विधानसभा को नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष, एक लंबी पारी है आपके जीवन की। विद्यार्थी परिषद के समय से मैं उन्हें जानता हूं और ये समर्पित भावना से उन्होंने संगठन के लिए काम किया है और आज भी जिस समर्पित भावना से वे राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे देवनानी जी के लिए भी जरा तालियां बजा के स्वागत करें। हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, ओजस्वी वक्ता और बहुत ही प्रखर वक्ता उमंग जी श्रृंगार, उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। उपस्थित सभी 3 प्रदेशों से आए माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, आप सबका मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि में दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि और जनता दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और इसमें एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो।
क्योंकि हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है जनता के लिए, जनता के द्वारा। और इसलिए जनता के प्रति जनप्रतिनिधि कितना जवाबदार है, इस बात के लिए हमेशा चिंतन होता है, मनन होता है। और आज मैं समझता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय संसदीय संघ जोन 6 की जो बैठक हो रही है, उस पर भी इसी पे विचार विमर्श होगा। आज जरूरी है कि एक सशक्त जनप्रतिनिधि यदि होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब सशक्त जनप्रतिनिधि कैसे बने? आपने भी देखा होगा, यहाँ जितने भी उदाहरण ये जितने बैठे हैं ना, हम लोग वो लोग हैं जो कभी चुनाव ही नहीं हारे, हमेशा जीतते रहे। और चुनाव जीतने रहने के कारण है उसके, मतलब कोई पाँच बार जीता है, कोई 4 बार जीता है, कोई 6 बार जीता है, मैं भी 7 बार जीता हूँ। उसका कारण है कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो हमारी विधानसभा का मैनेजमेंट हम कैसा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, उसमें से मात्र 320 जनप्रतिनिधि हैं 9 करोड़ में हम चुने हुए। राजस्थान की अनुमानित लगभग 8 करोड़ है। हाँ 230 है, सॉरी 320 नहीं, 230। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। राजस्थान हमारे लगभग 8 करोड़ है, वहाँ लगभग 200 विधायक है। और छत्तीसगढ़ की भी लगभग 3-3.25 करोड़ है, वहाँ पर भी 90 विधायक, मतलब 3.25 करोड़ में आप 90 लोग हैं। आप अपना महत्व समझिए, आप बहुत छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें। और बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देके जाता हूं, क्योंकि मेरा भी 40 साल का संसदीय कार्य का अनुभव है। देखिए, जनप्रतिनिधि और जनता क्या चाहती है, उसकी समस्या का समाधान के लिए क्या करती है, वो आपसे मिलती है। आपका कार्यालय, आपका व्यवहार, आपका कार्यालय कैसा है, कार्यालय में काम करने वाले लोग कैसे हैं, आजकल आप आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास डिजिटाइजेशन है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम कार्यालय में है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम प्लस कुछ राजनीतिक समझदार कार्यकर्ताओं की टीम, एक कार्यालय में एक ऐसी संयुक्त रूप से एक टीम काम करे जो आने वाले व्यक्ति की समस्या सुने और उसका समाधान का रास्ता निकाले। क्योंकि आपके कार्यालय में वही व्यक्ति आएगा जिसकी समस्या है और उसका समाधान निकालना है। आपके कार्यालय में गुस्से को नो एंट्री। अपने ऑफिस के स्टाफ को ये ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। जो गुस्सा करेगा उसको कार्यालय में बैठने का, काम करने का अधिकार नहीं। क्योंकि जनता जिसको समस्या है उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा एक पक्ष है जनप्रतिनिधि का, विधानसभा। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आप सत्ता पक्ष में हैं तो प्रश्न, ध्यान आकर्षण लगा सकते हैं, प्राइवेट बिल ला सकते हैं, विपक्ष में हैं तो स्थगन ला सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं तो मैं लगभग 40 साल का अनुभव हो गया मुझे विधानसभा के अंदर, और इस 40 वर्षों में मैंने देखा है कि क्या अच्छा छपता है वैसा हमको करना चाहिए। जो छपास के चक्कर में संसदीय मर्यादाओं को भूलकर विधानसभा में अगर व्यवहार करता है वो लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं बन सकता। लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए छपास का ध्यान नहीं रखना। आप जानते हैं कि आपकी प्रत्येक बोला गया शब्द नोटिंग होता है। आजकल तो ऑडियो वीडियो सिस्टम भी चालू हो गए। आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को वो विधानसभा के अंदर एक दस्तावेज बनता है और आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती है।
जब हम पहली बार विधायक बनने के बाद हमने स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अच्छे अगर पार्लियामेंटेरियन बनना है लाइब्रेरी में जाइए और पुराने अच्छे उन्होंने नाम दिए कुछ लोगों के, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा खुद थे वो। ये लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, इनके भाषण जाके सुनो, पढ़ो, इनकी बहस देखो, इनसे सीखने की बात है। और हमने घंटों हम लाइब्रेरी में बैठकर नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, हम लोग बैठ के पढ़ते थे, सीखते थे, तब जाकर कहीं हमें विधानसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के मंदिर में हमारी भूमिका सकारात्मक होना चाहिए, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। सकारात्मक भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मित्रों, आप सब अभी अंडर 45 है, आपको बहुत दूर तक जाना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 45 साल की उम्र में राजनेता को जवानी आती है, बल्कि 50-60 साल की उम्र में आती है। अभी आप किशोर अवस्था में हो, मैं ऐसा मानता हूं। मैं कहता हूं कि राजनेता को जवानी 60 साल में आती है और इसलिए आप अभी किशोर अवस्था में ही हैं। और इसलिए बहुत यहाँ राजस्थान के मित्र बैठे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया का मैं काम देखने गया था एक बार, उदयपुर से वो जीत कर आते हैं। मानी देवनानी जी इस बात को जानते हैं, वहाँ भीषण जल संकट हुआ करता था, अरावली पहाड़ियाँ थी, हमेशा वहाँ जल संकट रहता था। उन्होंने स्वयं ने अपनी टीम लगाकर कैसे जल संकट को समाप्त किया जाए, विधानसभा का उपयोग भी किया, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट का उपयोग भी किया। और आज उदयपुर में 12 महीने सारी वाटर बॉडीज भरी रहती है। उसका श्रेय अगर जाता है तो एक जनप्रतिनिधि को, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। मैं खुद देखने गया उसको, मैंने देखा, मैंने कहा कैसे काम होता है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, विपक्ष में भी रहे पक्ष में भी रहे, बाकी सकारात्मक तरीके से अपने क्षेत्र की समस्या उठाकर और तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन्होंने जाके अपना पक्ष रखा। दोनों सरकारों ने उनकी मदद की और आज उदयपुर सबसे ज़्यादा पर्यटन का राजस्थान का लोकप्रिय स्थल है। उसका श्रेय जाता है तो एक जनप्रतिनिधि गुलाब चंद कटारिया जी को जाता है। हमें भी अपने क्षेत्र के अंदर क्या विशेषता है, हमारे क्षेत्र की क्या विशेषता है, कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर हम विकास कर सकते हैं, क्या समस्या है, उसका निराकरण एक्सपर्ट से पूछिए, उस विभाग के अधिकारियों से पूछिए। प्राइवेट एक्सपर्ट्स बहुत है आजकल नए लड़के इतने अच्छे IIT पास आउट हैं, उनसे कंसल्ट करिए और अपने क्षेत्र की समस्या को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत हमें करते रहना चाहिए। मैं अंत में 2-3 बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक संगठन जिसने हमें टिकट दिया है, उस संगठन की निर्देश का पालन करना, चाहे कोई सा भी संगठन हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उस संगठन की मर्यादाओं का पालन करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वह है सोशल मीडिया। माफ़ करना, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा मीडिया हो गया है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक में कभी कभी, एक दिन मैं रात को घर पे 1:30 बजे पहुंचा घर पे, और एकदम एक सोशल मीडिया में आया कि अमेरिका के ऊपर ईरान ने मिसाइल चला दी। मैंने डिस्टेंस बहुत है, कैसे चल सकती है। मैंने पूरा सोशल मीडिया छान मारा, ट्रंप की अकड़ ख़त्म। मैं 3-3:30 बजे तक जगता रहा। मैंने कहा कहाँ पर, एक ने न्यूसेंस करा, मेरी 2 घंटे की नींद खराब कर दी। भाई अमेरिका के ऊपर अगर मिसाइल जाकर गिरेगी तो क्या होगा। तो सोशल मीडिया नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। हमारा सोशल मीडिया की टीम हमारी बहुत सकारात्मक होना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम इस बहाव में नहीं बह जाएं कि इसका कोई ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया में हर चीज़ का जवाब हो, नहीं देना, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया में आपके खिलाफ कुछ आया तो आप उसका खंडन करें, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने पॉजिटिविटी देते रहिए, जनता से संपर्क करते रहिए,
डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो जनता को ध्यान में आएगा कि ये पॉजिटिव व्यक्ति है। हमेशा इसका सोशल मीडिया पॉजिटिव होता है और इसलिए सोशल मीडिया को बहुत संभाल के, बहुत इफेक्टिव कुछ प्रोफेशनल लोगों को रखकर और बड़ा जवाबदेही से उसका काम करें। मैं सभी युवाओं से एक ही बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें अवसर मिला है। हम अपने अपने राज्य के चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं। ये छोटा हाउस भी है, इसके बाद फिर दिल्ली में भी आपको पहुंचना है। हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करें, बहुत रिसर्च करें, बहुत अध्ययन करें, बहुत अच्छा बोलें, विकास के लिए काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वह पॉजिटिविटी से काम करता है और एक बार उसकी छवि बन जाती है तो नी चाह के भी संगठन को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि उसकी छवि उसके क्षेत्र में बहुत अच्छी है। हम इतना काम करें, इतनी अच्छी तरीके से काम करें कि पार्टी की भी आवश्यक मजबूरी बन जाए। पार्टी के नेता ये चाहे कि यार इसका टिकट काटना है, पर उन्हें घबराहट और इस बात की कि इनका टिकट काटने के बाद ऐसा नहीं हो कि हम इनकी सीट तो हारें, बाकी 2-4 और सीट लूज कर जाएं, इसको तो टिकट दो भाई। मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं और इसलिए मित्रों, यह अवसर आपको मिला है और इसके माध्यम से आप कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, कैसे दुनिया के अंदर जो भारत का नाम है, एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश, उसमें हम हमारी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इस दिशा में सोचते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए। ईश्वर आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। आपके विचारों ने विषय को अत्यंत व्यवहारिक और अनुभवपूर्ण दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा है। निश्चित ही आपका वक्तव्य हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब इस कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में हम सब लोग पहुंच चुके हैं जब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के उस ऊर्जावान नेतृत्व को जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जिनकी कार्यशैली में परंपरा और प्रगति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, और वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका यहां पे स्वागत करेंगे। युवा विधायक सम्मेलन के आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और संसदीय परंपरा का तो ये अद्भुत आज उदाहरण है। माननीय मंच पर विराजमान हमारे दूरदर्शी और लंबे समय से अलग अलग सभी दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, समादरणीय राजस्थान विधानसभा के हमारे शिक्षा मंत्री, 5 बार के विधायक, कई दायित्वों का विद्यार्थी परिषद काल से निर्वहन करने वाले माननीय देवनानी जी, हम सबके बड़े भाई और लंबा संसदीय जीवन, महापौर, पार्षद और हमारे कई विभागों का सफलता के साथ संचालन करते स्थानीय शासन और अभी संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे मित्र और अपनी कार्यशैली से काम के गंभीरता के आधार पर आदिवासी अंचल से निकल करके भी अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले मेरे मित्र व नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, बहनों भी, भगिनी, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से
पश्चिमी देशों से आज़ाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है। और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम दो ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जो जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के, और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया, और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही, जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए, और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं अपने उज्जैन से जब आता था तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पे मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य सोतपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में, वो ट्रेनी प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है। और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है, और कैलाश जी भाई साहब भी हमारे हर आयोजन में आते थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं,
इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या। तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, वो अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे शायद, अपने गोपाल भार्गव जी थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है और उतनी ही हमारी सारी चीज़ों में मर्यादा की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आनंद भी आता है, लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मजा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कहीं ये सब चीज़ें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गया। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो समर्थशाली थे और पूरा नाती पोता बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। हमको जबरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, और आज के दौर में तो और समसामयिक है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी आप देखोगे हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, 1 वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके विचारों ने इस सम्मेलन के उद्देश्य को एक नई स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान की। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन तीनों राज्यों के युवा विधायकों के लिए प्रेरणा और दिशा दोनों का कार्य करेगा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं लोकतंत्र के उस महत्वपूर्ण स्तंभ को जो सदन में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिनकी स्पष्टता, मुखरता और जन संवेदनशीलता लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ बनाती है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री उमंग सिंघार जी को कि वे आएं और अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री उमंग सिंघार जी। प्राथमिकता दो, इसलिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि बजट की परेशानी होती है हर जगह। कोई भी सरकार आपको पूरे आपकी विधानसभा में 1500 करोड़ नहीं देगी, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। मैं समझता हूं इस बात पे आपको समझना चाहिए कि एक रणनीति के तहत इस पे आपको काम सोचना चाहिए, करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि विधानसभा की बैठकें जरूरी है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात को सहमत रहते हैं, अभी आपके राजस्थान के अध्यक्ष जी से भी चर्चा हो रही थी, वो भी इस बात से कि हमारे 1.5 महीने के अंदर 24 बैठकें हो गई। तो उसके पीछे इस लोकतंत्र को मजबूत करना, अगर लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो आपकी आवाज रहेगी। लोकतंत्र अगर मजबूत रहेगा तो 3 लाख के आप जनप्रतिनिधि है, उनकी आवाज हो आप। आपकी समस्या नहीं है। हर गांव में अगर सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए आप बात कर रहे हो तो ये उनके अधिकारों की बात कर रहे हो। हम लोग अगर विपक्ष में अगर बात करते हैं तो एक इस प्रदेश की उस जनता की बात करते हैं जिसको सरकार से उम्मीद है, आशाएं हैं, और हम सकारात्मक प्रयास करते हैं कि बहस चले। इस बात पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय मंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के सकारात्मक प्रयास से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये बात हमेशा परंपराएं नई चालू हुई है, और इसको मैं मजबूत हम लोग विपक्ष के नाते, हम हमारे पूरे कांग्रेस दल के विधायक इस बात का ध्यान रखते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, विकास के नाम पर कभी विरोध नहीं होना चाहिए। आजकल एक बात होती है कि हर आदमी अपनी पार्टी का देखता है कि ये मेरी पार्टी का है, मेरे क्षेत्र का आदमी है, इसको काम देना, इस क्षेत्र में काम देना। लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं, विचार एक सोच है मेरी। मैं कई बार मंच पे बोलता हूं कि विकास के नाम पर क्यों कांग्रेस बीजेपी झगड़ा करते हैं। अगर बीजेपी ने अगर कहीं सड़क बनाई है तो क्या कांग्रेस के लोग वहां पे सड़क पे नहीं चलेंगे? अगर कांग्रेस के लोगों ने अगर सड़क पानी की लाइन डाली है तो क्या बीजेपी के लोग पानी नहीं पिएंगे? तो मैं हमेशा ये कहना चाहता